हेलो डियर स्टूडेंट्स, आरपी सिंह स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। आज का अपना टॉपिक रहेगा आसियान। आसियान करंट इस आपके बहुत इंपॉर्टेंट है करंट अफेयर के लिए। देन आप न्यूज़पेपर भी पढ़ रहे होंगे, द हिंदू को फॉलो कर रहे होंगे, आप इंडियन एक्सप्रेस को फॉलो कर रहे होंगे, टाइम्स ऑफ इंडिया को फॉलो कर रहे होंगे। उसमें क्या आपके आसियान को लेकर आपके बहुत एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट मान सकते हैं आपके, चाहे उसमें KBS का पॉइंट हो, चाहे आप SSC में अपीयर हो रहे हो, या फिर आप NTPC दे रहे हो, या फिर UPSC हो। तो इंडिया की क्या पॉलिसी है आसियान को लेकर, देन इसका समिट लास्ट कब हुआ, देन उसके बाद में अभी रिसेंटली इसका समिट कहाँ पर हुआ है, देन इसके मेंबर्स कौन है, इस्टेब्लिशमेंट क्या हुई, इंडिया के लिए क्या पॉलिसी है, चाइना को लेकर क्या इंडिया डिप्लोमेसी फॉलो कर सकता है आसियान को। तो इन्हीं पॉइंट्स पर हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको आसियान की फुल फॉर्म बता देता हूँ, देन इसके जो इस्टेब्लिशमेंट है, स्थापना कब हुई, देन कैसे कैसे आपके ये उभर कर आया, स्टार्टिंग में कितने मेंबर थे, है ना। तो उन्हीं टॉपिक पर आपका डिस्कस करते हैं। तो आसियान की फुल फॉर्म है द एसोसिएशन साउथ ईस्ट एशियन नेशन। ये फुल फॉर्म है आसियान की। एस्टैब्लिशमेंट हुई है इसकी 8 अगस्त 1967 को। इसका जो हेड ऑफिस है वो जकार्ता में है। जकार्ता इज द कैपिटल ऑफ इंडोनेशिया। बट ध्यान रहे, अब नहीं है जकार्ता कैपिटल, अब नहीं है इंडोनेशिया की। आप करंट में पढ़ रहे होंगे तो न्यू कालीमंतान इंडोनेशिया की कैपिटल आपके शिफ्ट हो चुकी है। तो इसमें देखते हैं आपके कैसे कैसे ये उभर कर आया आसियान, क्या क्या आपके इसकी पॉलिसी है। तो जो आसियान है, आसियान की जो स्थापना हुई थी जब 8 अगस्त 1967 को, 8 अगस्त 1967 को, तो एक समिट आता है जिसको आपके बैंकॉक डिक्लेरेशन बोलते हैं। बैंकॉक डिक्लेरेशन। बैंकॉक थाईलैंड की कैपिटल है। ये हुआ था 8 अगस्त 1967 को। इसी बैंकॉक डिक्लेरेशन मीन्स बैंकॉक घोषणा, इसी बैंकॉक डिक्लेरेशन में आपके आसियान जैसी संस्था उभर कर आई थी। और बैंकॉक डिक्लेरेशन के टाइम पर आपके जो आसियान ऑर्गेनाइज हुआ था उस टाइम पर, इसमें मेंबर थे आपके ओनली 5। तो 5 कौन कौन से मेंबर थे? तो बैंकॉक डिक्लेरेशन में 1967 में जब आपके इसके मेंबर बने थे तो फर्स्ट आपके थाईलैंड ही हो जाएगा, थाईलैंड था। सेकंड इंडोनेशिया, थर्ड मलेशिया, फोर्थ फिलीपाइंस, और फिफ्थ आता है आपके सिंगापुर। ये स्टार्टिंग के इसके आपके 5 मेंबर थे। इन 5 का जो आपके पहला समिट आसियान का बुलाया गया 1967 में, तो इंडोनेशिया में एक प्लेस है बाली में आसियान का फर्स्ट समिट ऑर्गेनाइज कराया गया। बाली समिट 1967 में। उसके बाद में जो 6 नंबर पर आसियान का जो मेंबर बना था 6th पोजीशन पर, वो ब्रूनेई कंट्री है, ब्रूनेई देश है, ब्रूनेई है। उसके बाद ब्रूनेई के बाद आपके सभी धीरे धीरे जुड़ते चले गए। और लास्ट में हुआ क्या आपके 1919 में
1999 में कंबोडिया इसका लास्ट मेंबर बना, लास्ट मेंबर। तो 5 तो मैंने आपको लिखा दिए थे कि स्टार्टिंग में आपके बैंकॉक डिक्लेरेशन में आपके 5 मेंबर बने थे। तो 5 में 6 नंबर का ब्रुनेई हुआ, तो बचे कितने आपके 4 में मैंने आपको 10th भी बता दिया, में से लास्ट मेंबर है, तो लास्ट मेंबर बता दिया। तो बीच के कौन कौन से बचे हैं आपके, वियतनाम बचा है। जैसे मैं अगर 7th पोजीशन पे बात करूं, 7th नंबर का, तो वियतनाम 8th पर लाओस, देन 9th पर म्यांमार। ये 10 कंट्री हैं आपके आसियान के मेंबर। तो ध्यान रहे, आसियान में इंडिया सदस्य नहीं है, मीन्स आसियान का इंडिया पार्टी नहीं है। इंडिया के साउथ ईस्ट में आता है, इसलिए इसको साउथ ईस्ट एशियन नेशन ग्रुप कहा जा रहा है। तो जैसे ये इंडिया है, ये इंडिया है, यहाँ पे ये वियतनाम हो जाए, सॉरी म्यांमार हो जाएगा, ये थाईलैंड आ जाएगा, ये कंबोडिया है, देन ये चाइना होगा, और ये इंडोनेशिया हो जाएगा, ये सिंगापुर है, ये मलेशिया, ब्रुनेई यहीं पर आ जाएगा, ये फिलीपींस आ जाएगा। ये मेंबर होंगे, मैं तो नाम बताता हूं आपके, ये दैट्स इंडिया होगा, म्यांमार होगा, ये मैं यहाँ दूसरे पेन से लिख देता हूँ, इसको मार्क कर देता हूँ। म्यांमार, थाईलैंड, देन वियतनाम, लाओस, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, देन आपके ब्रुनेई। ये मेंबर हैं आसियान के, मीन्स आपके ये 10 मेंबर हैं। तो इंडिया के कहाँ पे आइए, साउथ ईस्ट में, इसलिए इसको आपके साउथ ईस्ट एशियन नेशन नाम दिया जा रहा। तो इसके लिए इंपॉर्टेंट क्या, पहला तो ये है कि आपको 10 के 10 मेंबर इसके लर्न करने। जैसे आपके मैं सीक्वेंस बताऊं, ये फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6, 7, 8, 9, 10 कौन सा बच गया, कंबोडिया। यहाँ पे कंबोडिया होगा, कंबोडिया, ये 10 मेंबर है। अब इसमें क्या है, मैंने फर्स्ट सबमिट बताया आपको कि फर्स्ट जो सबमिट हुआ था इसका, फर्स्ट सबमिट बाली में हुआ। कहां पर है ये, बाली इंडोनेशिया में है। कब हुआ, 1967 में हुआ। उसके बाद में अभी 2020 चल रहा है, तो 2020 में आसियान का जो समिट हुआ है वो हनोई में हुआ है। हनोई कहां पर है, वियतनाम की कैपिटल है, वियतनाम की कैपिटल है। और ये जो समिट था यहाँ पर आपके, ये 36 नंबर का है। एक साल में 2 समिट ऑर्गेनाइज कराए जाते हैं, मीन्स बाय एनुअल कह सकते हैं आप इसको, मीन्स आपके एक वर्ष में 2 समिट बुलाए जाते हैं आसियान के। तो 36 हो चुका है आपके 2020 का, और 2020 में आपके 37वां अमेंडमेंट, सॉरी 37वां आपके समिट भी ऑर्गेनाइज कराया जाएगा। 37वां आपके जो सम्मेलन है,
इस आधार पर। तो 36वां जो हुआ है वो हनोई में हुआ है। तो अभी हमारे लिए करंट में जो आपके इंपॉर्टेंट है वो इंपॉर्टेंट ये है कि आपके आसियान का 2020 में समिट कहाँ बुलाया गया है, तो वियतनाम की कैपिटल हनोई में बुलाया गया है। ये कौन से नंबर का है, 36 नंबर का। उसके बाद में पूछ ले कि फर्स्ट समिट ऑफ आसियान वेयर वॉज हेल्ड, तो आप आंसर देंगे बाली इन इंडोनेशिया, यानी फर्स्ट समिट ऑफ आसियान वॉज हेल्ड इन बाली, बाली में हुआ था। उसके बाद में फिर अब मैंने क्वेश्चन किया था आपसे कि इंडिया क्या आपके डिप्लोमेसी अपना रहा है इसके थ्रू और क्या क्या इंडिया के लिए आपके पॉलिसी है, तो आपके जान लेते हैं इसमें। तो याद करो आप 26 जन 2018 को, 26 जनवरी 2018 को जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आपके देखा कि आपके सार्क जो है, जो जिसे हम दक्षेस बोलते हैं, मैं इसको नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करूंगा। सार्क जो है आपके, इसमें इंडिया भी मेंबर है, देन आपके पाकिस्तान भी है, बट इंडिया जो भी प्लान पॉलिसी लेकर आता है पाकिस्तान उसका आपके बाइकआउट कर देता है, उसका अपोज करता है। ट्रेड को लेकर पॉलिसी हो, टेररिज्म को लेकर पॉलिसी हो, तो उसमें आपके पाकिस्तान हमेशा आपके बीच में अड़ंगा लगा देता है, वो हमेशा विरोध कर देता है। इसलिए इंडिया क्या है यहाँ पर आपके पूरी तरह से अपने ट्रेड को या फिर अपनी फॉरेन पॉलिसी को या फिर आपके एक डिप्लोमेट तरीके से अपने रूल्स रेगुलेशंस को अप्लाई नहीं कर पा रहा था। इसलिए उन्होंने सोचा कि सार्क की तरफ से ध्यान हटाकर क्यों ना आसियान की तरफ ध्यान दिया जाए। क्यों? क्योंकि हमें दो बेनिफिट थे यहाँ से। पहला बेनिफिट तो आपके ये जो आसियान के आपके 10 कंट्री ग्रुप है, मीन्स आपके 10 कंट्री इसके सदस्य हैं, तो 10 कंट्री का जो ग्रुप है तो आपके बड़ी इकोनॉमी है। अगर इंडिया इन 10 कंट्री के ग्रुप से आपके ट्रेड करता है तो इंडिया की इकोनॉमी के लिए बेनिफिट होगा, बेनिफिशियल होगा। उसके बाद में दूसरा पॉइंट ये देखा गया कि जैसे मैंने आपके ये मैप बनाया है, ये लाओस है, वियतनाम है, यहाँ पे फिलीपाइंस है, ये आइलैंड्स जो बने हुए हैं, ये कंबोडिया यहाँ पे बना हुआ है, ये थाईलैंड है, ये म्यांमार है जो इंडिया से आपके लगा हुआ है। तो ये पूरा चाइना आता है और यहीं पर आता है आपके साउथ चाइना सी। क्या आता है? साउथ चाइना सी, दक्षिण चीन सागर। साउथ चाइना सी में 80 आइलैंड है। कितने आइलैंड है? 80 आइलैंड। और इन आइलैंड्स पर आपके मोनोपोली है चाइना का। और हमेशा चाइना जब आपके अपना दावा करता है यहाँ पर, तो उसका विरोध कौन करता है? आपके फिलीपाइंस करता है, वियतनाम करता है, कंबोडिया करता है, देन आपके इंडोनेशिया करता है। ये कंट्रीज जो है आपके चाइना का अपोज करते हैं। कि चाइना का मतलब ये नहीं है कि अगर उसकी बाउंड्री से आपके साउथ चाइना सी लगा हुआ है तो उसका है वो, क्योंकि चाइना दावा करता है 1533 में। मैंने लास्ट वीडियो जब आपके नेहरू टू मोदी आपके इंडिया चाइना रिलेशन को समझाने का ट्राई किया था, तो उसमें नाम लिया था आपके चाइना का कोलंबस, एक व्यक्ति हुआ करता था। उसने क्या है आपके साउथ चाइना सी के रास्ते एंट्री करते हुए मलक्का स्टेट जो इंडोनेशिया में पड़ती है, मलक्का स्टेट को क्रॉस करते हुए इंडोनेशिया से आपके पहुंचा इंडियन ओशियन, हिंद महासागर के रास्ते। फिर देन उसके बाद में इंडियन ओशियन से नॉर्थ की ओर चला तो आपके अरेबियन सी पहुंचा, अरेबियन सी से आपके नॉर्थ की ओर पहुंचा तो आपके गल्फ ऑफ एडन पहुंचा, आपके अफ्रीका के तट पर, वहां तक गया था। तो उसने कहा कि जहां जहां पर आपके कोलंबस ऑफ चाइना पहुंचा था वो पोर्शन आपके चाइना का है। इसमें चाइना दावा करता है जो कि पूरी तरह से आपके उसका कोई दावा जो है आपके एक एविडेंस के बेस पर नहीं है, वो तो आपके वो है राइट इज माइट, जिसकी लाठी उसकी भैंस। क्योंकि आपके ये क्या कर रहा है, एशिया में अपने आप को सुपर पावर बनाने की तैयारी कर रहा है। तो उसमें क्या है, इकोनॉमिक रूप से अगर कोई भी कंट्री आपके स्ट्रांग होगा तो ऑब्वियसली वो क्या आपके डेवलप हो जाएगा, मीन्स विकसित हो जाएगा। क्योंकि वर्ल्ड में क्या है, 3 टाइप्स के नेशन होते हैं, डेवलपिंग कंट्री, विकासशील राष्ट्र जो प्रोसेस में है, सेकंड आपके डेवलप कंट्री मीन्स आपके विकसित राष्ट्र, और थर्ड आपके उनको कहा गया थर्ड वर्ल्ड कंट्री, तीसरी दुनिया के देश जो नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, गुट निरपेक्ष आंदोलन के सदस्य बने थे। तो थर्ड वर्ल्ड कंट्री आपके नॉन अलाइनमेंट जो कंट्री के मेंबर हैं, जो नॉन अलाइनमेंट नाम के मेंबर हैं, उनको आपके कहा गया थर्ड वर्ल्ड कंट्री। तो यहाँ पे जो है आपके जब चाइना अपना दावा कर रहा है तो इंडिया को क्या फायदा होगा उससे, क्योंकि इंडिया ने क्या किया, आपके 26 जनवरी 2018 को आसियान के 10 मेंबर को इंडिया बुलाया था और उससे यही मैसेज दिया था, क्योंकि इंडिया अब ईस्ट की ओर पॉलिसी जो आपके नाम देता था कि
लुक ईस्ट पॉलिसी, लुक ईस्ट पॉलिसी ये 1998 में इंद्र कुमार गुजराल जो इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर थे उस टाइम पर उन्होंने आपके पूरब की ओर देखो नीति का नारा दिया था, लुक ईस्ट पॉलिसी। बट इसी को क्या है, नरेंद्र मोदी ने 2018 में आपके एक्ट ईस्ट पॉलिसी कर दिया, एक्ट ईस्ट पॉलिसी। एक्ट ईस्ट पॉलिसी, इसी के तहत क्या है आपके इन 10 मेंबर्स को इंडिया बुलाया गया। तो चाइना को आपके बहुत डिप्लोमेट तरीके से चाइना के अलग ही तेवर दिखाई दिए थे। उसने क्या 2018 के दशक में ही डोकलाम में एंट्री करनी स्टार्ट कर दी थी, जिस टाइम पर इंडिया का एम्बेसडर चाइना में कौन था, जो अभी इस टाइम पे इंडिया के फॉरेन सेक्रेटरी हैं विजय केशव गोखले, भारत के विदेश सचिव हैं, वो चेंज हो चुके हैं अब तो विजय केशव गोखले चाइना में उस टाइम पर एम्बेसडर थे। उन्होंने ही इंडिया चाइना के बीच में मीडिएटर की भूमिका निभाई थी। तब जाकर इंडिया का जो डिस्प्यूट था मिस आपके डोकलाम को लेकर वो थोड़ा सा शांत हुआ था। और अब आप जान चुके हैं कि आपके गलवान वैली है, पोंगसू लेक है, देन आपके वहीं पर एक डोंगचुंग है, देन थांगला है, डोकलाम प्लेटू है, इन सब को लेकर मैकमोहन लाइन है, एलएसी को लेकर है, इन सब को लेकर इंडिया चाइना के बीच में आपके डिस्प्यूट बना हुआ है। तो इंडिया की पॉलिसी यही रही है कि आपके चाइना को किसी न किसी साइड से रोका जाए, क्योंकि चाइना क्या है इस रास्ते से मीन साउथ चाइना सी के रास्ते, यहाँ पे ये इंडोनेशिया है तो यहाँ पे आती है मलक्का स्ट्रेट, मलक्का जलसंधि, इस जलसंधि के रास्ते यहाँ पर आएगा। तो श्रीलंका ने क्या है आपके एक हम्बन टोटा बंदरगाह है, मैंने लास्ट क्लास में भी आपको डिस्कस किया था, हम्बन टोटा बंदरगाह है श्रीलंका में। यहाँ पर वो बंदरगाह क्या है आपके श्रीलंका ने चाइना को 99 ईयर के लिए गिफ्ट कर दिया। 2008 में इस हम्बन टोटा सी पोर्ट का प्रपोजल इंडिया के पास आया था, जिसको कांग्रेस की गवर्नमेंट ने ये कहकर रिजेक्ट कर दिया था कि हमारे पास में अपने बंदरगाहों को डेवलप करने के लिए पैसा नहीं है, हम अदर कंट्री में जाकर आपके कैसे डेवलपमेंट कर लेंगे। इसलिए चाइना को मौका मिल गया इंडियन ओशियन में आने का, उसने क्या है हम्बन टोटा बंदरगाह को आपके अपना एक आर्मी के रूप में यूज कर रहा है और कहने के लिए वर्ल्ड में दिखावा कर रहा है कि आपके ये हमारा ट्रेड सेंटर है, व्यापारिक केंद्र है। इस आधार पर आपके ये, जैसे मैंने आसियान के बारे में आपको डिस्कस किया है, तो आप ना एक क्वेश्चन हमेशा याद रहे, आप चाहे कोई से भी न्यूज़पेपर को फॉलो कर रहे हो या फिर कोई सी भी साइट फॉलो कर रहे हो, कोई भी आप यूट्यूब चैनल को फॉलो कर रहे हो, तो आप ना हमेशा याद रखना जो पब्लिक सेक्टर के आपके जितने भी इंसिडेंट्स होते हैं वो क्वेश्चन में ज्यादा पूछ जाते हैं, बिकॉज आप पब्लिक सेक्टर के एम्प्लॉयर बनने वाले हैं। तो आपको पब्लिक सेक्टर पे ज्यादा फोकस करना होगा। करंट अफेयर आपके वास्ट है जिसको समझना बहुत मुश्किल है। अगर आपका बेस क्लियर है, अगर आप यूपीएससी लेवल की तैयारी कर रहे हैं तो आप आराम से उन फैक्ट को समझ पाएंगे। अदरवाइज मेरा कहना इतना होगा कि आप अगर करंट अफेयर को पढ़ें तो पब्लिक सेक्टर के आपके इंसिडेंट्स पर ज्यादा फोकस करें, प्राइवेट सेक्टर पे ज्यादा फोकस ना करें। तो मेरा आपसे आज का क्वेश्चन है, आप सर्च करना, कमेंट में मुझे बताना कि अभी जो फॉर्मर गवर्नर ऑफ आरबीआई थे, मीन्स फॉर्मर गवर्नर ऑफ आरबीआई उर्जित पटेल ने एक बुक लिखी है एनपीओ को लेकर, एनपीओ नॉन परफॉर्मिंग असेट्स को लेकर। तो उस बुक का नाम क्या है, तो प्लीज मुझे कमेंट में बताएं। और कमेंट में मुझे लगेगा अगर आप कमेंट में बताएंगे तो लगेगा आप देख रहे हैं और पढ़ रहे हैं आप, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि कब तक आप खाली बैठेंगे, फ्री बैठेंगे। आप सबको पता है कि अगर ये कोविड-19 अगस्त तक भी चलता रहा तो हमें किसी न किसी हालत में तो स्टडी करनी होगी। तो ऐसे ही आपके जो मेन टॉपिक हुआ करेंगे, आसियान है, अगर सार्क को लेकर कुछ अप्स एंड डाउन्स होते हैं, क्वेड को लेकर होता है, G20 के आपके वर्चुअल आपके मीटिंग हुई है जिसकी चेयरमैनशिप आपके सऊदी अरेबिया ने की है। तो G20 कंट्री जो है आपके कहाँ से कितने कंट्री आते हैं, तो उन G20 के बारे में मैं बताऊंगा आपको। जैसे मैंने उर्जित पटेल की बुक का नाम नहीं बताया तो आपके लिए क्वेश्चन दिया है, तो वैसे आप G20 के बारे में देखें, G20 की स्थापना कब हुई है, ये सब चर्चा में बने हुए हैं इस टाइम पर। तो मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में ऐसे ही। सो थैंक यू, टेक केयर, थैंक यू सो मच टाइम देने के लिए।